हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में तरंग प्रकाशिकी का शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चंस होता है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में 2 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है पोलराइड क्या है, इसके उपयोगों को लिखें। तो एक सरल एवं सस्ती व्यवस्था जिसके चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देती है। मतलब ये चयनात्मक शोषण क्या होता है कि जो पोलराइड होता है वो क्या करता है और ध्रुवित प्रकाश को सिर्फ एक दिशा में ध्रुवित कर देता है। किसके द्वारा? चयनात्मक शोषण के द्वारा। उस तरह से उसका अरेंजमेंट बना हुआ रहता है पोलराइड का, इसे ही पोलराइड कहा जाता है। पोलराइड का उपयोग चश्मों में किया जाता है। चश्मों में किया जाता है ताकि सूर्य का प्रकाश जो है चमकीला सतह से टकराकर जब आँख पे आता है तो जो है वो आँख को हानि नहीं पहुंचा सके। इसीलिए किसका उपयोग किया जाता है? पोलराइड कांच का उपयोग किया जाता है। मोटर कार में पोलराइड गाड़ियों के अग्रदीपों में वो जो ये कार सब का जो आगे वाला जो शीशा होता है वो कैसा रहता है? पोलराइड कांच रहता है। कैसा? पोलराइड कांच, ताकि आगे से जो है जो भी कार का जो लाइट है, प्रकाश है, जब आँख पे आए तो वो क्या होता है? चकाचौंध हो जाता है, कुछ दिखने नहीं लगता है। अगर पोलराइड कांच रहता है तो उसको क्या करता है? एक दिशा में ध्रुवित कर देता है, जिसके वजह से सामने का चीज़ जो है दिखता है और गाड़ी जो है एक्सीडेंट होने से बच जाता है। इसीलिए मोटर कार में पोलराइड गाड़ियों के अग्रदीपों में वो जो आगे में जो लगा हुआ रहता है शीशा, वो कौन सा रहता है? पोलराइड कांच रहता है। तीसरा, 3D चित्र देखने में, 3D जो चित्र होता है उसको देखने में और बादलों के लिए स्पष्ट प्रतिबिंब देखने में। मतलब बादल में भी जब बादल है उसमें स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पोलराइड का उपयोग किया जाता है। ये 2009 और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लो इसको। चलो बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? 2020 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये विवर्तन क्या है इसको समझना है कि बोल रहा है कि यदि किसी प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच एक अपारदर्शी अवरोध रख दिया जाता है, ये पर्दा, ये प्रकाश स्रोत, ये पर्दा हुआ, ये प्रकाश स्रोत हुआ, तो पर्दे पर पर्याप्त स्पष्ट छाया प्राप्त होता है। पर्दे पर क्या होता है? अगर यहाँ से जो प्रकाश आएगा इससे टकरा करके यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर छाया बनाएगा। ठीक है, जो होता है जनरली यहाँ पर कोई वस्तु रख देंगे, अवरोध रख देंगे, तो ये प्रकाश का जो है यहाँ पर प्रकाश जो है यहाँ से टकरा के आएगा नहीं, यहाँ पर छाया बना देगा। यदि अवरोध का आकार 10 की पावर माइनस 6 मीटर, 10 की पावर माइनस 6 मीटर का मतलब ये इसका जो मोटाई होना चाहिए वो अगर 10 की पावर माइनस 6 मीटर है, बहुत कम हुआ, तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर हो तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में प्रतीत नहीं होता है। मतलब प्रकाश जो है यहाँ पर अगर ये अवरोध 10 की पावर माइनस 6 मीटर है तो यहाँ पर जहाँ पर जो है इससे जो छाया बनना चाहिए था, यहाँ छाया ना बन करके जहाँ पर प्रकाश आ जाता है। तो यह प्रकाश किसके वजह से हुआ? क्योंकि ये जो है लाइन, ये क्या है?
ये लाइन जो है सीधी रेखा ना आकर के ये कैसा आएगा, इस तरह से आएगा साइन कर्व के होते हुए, तो प्रतीत नहीं होता है, बल्कि उन स्थानों पर भी प्रकाश दिखाई पड़ता है जहां पूर्ण रूप से अंधकार होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो है अगर सीधा लाइन आता तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अंधकार होना था, यहाँ पर भी अंधकार होना था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अंधकार है, इधर अंधकार नहीं है, इधर अंधकार नहीं है। ये किसके वजह से ये अंधकार नहीं है? क्योंकि प्रकाश जो है ये जो है तरंग के रूप में आता है। तो यहाँ पर यहाँ तक प्रकाश आया, फिर यहाँ से प्रकाश ऊपर गया, ऊपर जाते 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 फिर यहाँ आया, अब फिर यहाँ से साइन कर्व की तरह यहाँ पर प्रकाश आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अंधकार हुआ, छाया बना, यहाँ प्रकाश है, यहाँ भी प्रकाश है। तो इन दोनों जो ये जो प्रकाश आया, ये आया, तो इसी प्रकाश के आने की घटना को विवर्तन बोलते हैं। तो बोल रहा है कि जब बल्कि उन स्थानों पर भी प्रकाश दिखाई पड़ता है जहां पूर्ण रूप से अंधकार होना चाहिए था। मतलब अगर ये सीधा लाइन आता तो यहाँ पर भी अंधकार था, यहाँ पर भी अंधकार होना था, लेकिन ये प्रकाश जो है तरंग के रूप में आने की वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रकाश आ गया और यहाँ पर भी प्रकाश आ गया। तो दोनों जगह जब प्रकाश आ गया तो ये किसके कारण हुआ? प्रकाश जब एक तरंग के रूप में आया। अगर सीधा आता तो यहाँ भी अंधकार होता और यहाँ भी अंधकार होता। अतः अवरोध के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की तथा ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ज्यामितीय छाया, यहाँ से यहाँ तक ज्यामितीय छाया है, लेकिन ये प्रकाश जो है इसके अंदर भी घुस गया, अंदर भी अतिक्रमण, अंदर भी प्रकाश आना, इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है प्रकाश का विवर्तन का डेफिनेशन है। अगर इतना लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। याद रखना है कि इसका जो है अवरोध का साइज कितना होना चाहिए? 10⁻⁻6 मीटर। ये अपने से भी लिख सकते हैं, इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है। विवर्तन क्या है कि अगर प्रकाश के स्रोत और पर्दा के बीच में एक प्रकाश को अवरोध को रख दिया जाता है तो पर्दा पर उसका छाया बनेगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा अवरोध रखा गया जिसका जो है मोटाई बहुत कम हो और कितना हो? 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर का अवरोध हो। अब जो है अगर उसको 10⁻⁻6 मीटर का अवरोध रखते हैं तो जहाँ पर अवरोध का छाया बनना चाहिए था वहाँ पर जो है प्रकाश जो है आ जाता है, प्रकाश जो है आ जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर छाया बनना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में नहीं आती है, प्रकाश जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में या तरंग के रूप में प्रकाश आती है, जिसके वजह से जहाँ पर छाया बनना चाहिए था वहाँ पर प्रकाश एंटर कर जाता है। ठीक है, तो सीधी रेखा में प्रतीत नहीं होता है। अतः अवरोध के किनारों पर प्रकाश के इस तरह मुड़ने की या ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको समझिए, समझ करके अगर पढ़ने से क्या होता है कि यो अगर इसका डेफिनेशन भूल भी जाएंगे तो वहाँ पर अपने से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन कोण की गणना करें जब किसी कांच के प्लेट पर प्रकाश की किरण ध्रुवन कोण पर आपतित होता है। तो यहाँ पर जो दिया है वो दिया है म्यू का मान 3/2 और चूँकि ब्रूस्टर के नियम से म्यू बराबर जो होता है 10IP होता है। यहाँ से 3 रख देंगे, 3/2 10IP। तो IP का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 इन्वर्स 3/2 IP।
ये चूँकि ध्रुवन कोण है, ये अपवर्तन कोण नहीं है, ये ध्रुवन कोण है। लेकिन हमको चाहिए हमको चाहिए क्या, अपवर्तन कोण। चूँकि आई पी प्लस आर पी बराबर होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आई पी का मान दिया हुआ है, ये निकाले यहाँ से tan इनवर्स 3/2 प्लस आर पी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से आर पी बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 3/2। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हुआ और यही हमको पूछ रहा है, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण कितना हुआ, 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 3/2। चलो इसको कॉपी करो। हो गया, कॉपी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करें। तो व्यंजक लिखना है यहाँ पर। तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का जो व्यंजक होता है, फ्रिंज की चौड़ाई, इसको डिनोट करते हैं बीटा से। किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। ये होता है डी, कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी होता है। कैपिटल डी हो गया स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी। स्मॉल डी हो गया दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। लैम्डा हो गया, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, तरंग दैर्ध्य। और बीटा हो गया फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, अब इसको जो है फिगर में देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत हुआ कैपिटल एस, यहाँ से एक इस पर पर्दा लगा हुआ रहता है, इसमें दो छेद किया जाता है, एक ये एक ये छेद जो है प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। और उसके बाद एक मेन पर्दा यहाँ पर लगा हुआ रहता है जिस पर फ्रिंज जो है ज्ञात किया जाता है। तो इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है इसको बोलेंगे स्मॉल डी। इन दोनों स्लिट और पर्दे के बीच का जो दूरी है इसको बोलेंगे कैपिटल डी। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर फ्रिंज बनाएगा, यहाँ से डिस्टेंस होता है स्मॉल एक्स। तो स्मॉल एक्स से हमको लेना देना नहीं है। ये पर्दा और स्लिट, इसको बोलते हैं स्लिट, इसको भी स्लिट। ठीक है, ये प्रकाश स्रोत नहीं है, ये दो छेद है पर्दा में। जब इससे प्रकाश निकलता है तो इन दोनों छेद पर जब पड़ता है, इससे जब प्रकाश निकलता है तो ये स्रोत की भांति कार्य करता है। तो इसीलिए इसको दोनों को बोला जाता है स्लिट। ठीक है, चलो इतना लिखना है 2 मार्क्स में। ये क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया है। ठीक है, हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्रूस्टर का नियम लिखें। ये 2014, 2017 और 2021 में पूछा हुआ है। तो ब्रूस्टर का नियम क्या है कि किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवन कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। टेंजेंट मतलब होता है टेन, तो ध्रुवन कोण का टेन किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। यहाँ पर जो है ये लाइन, ये जो है और ध्रुवित प्रकाश है। और ध्रुवित प्रकाश कैसा होता है, ध्रुवित प्रकाश चलता है ऐसे चक्र की तरह। ये इस तरह से प्रकाश जो है चक्र की तरह चलता है।
और ध्रुवित प्रकाश। जब इसका ध्रुवन हो गया तो ये बस इस एक लाइन में ऐसे 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 एक लाइन में प्रकाश जो है एक लाइन में हो गया, इसको बोलेंगे ध्रुवित प्रकाश। और आईपी और प्लस आरपी दोनों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। यही है ब्रूस्टर का नियम। ठीक है, बहुत आसान है। ये जो है 3 बार पूछा गया, 2014, 2017 और 2021 में। चलो इसको कॉपी कर लो। हो गया कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगें, जिसको क्षैतिज तरंगें भी बोलते हैं, क्यों ध्रुवित नहीं की जा सकती है? देखो, सबसे पहले तरंग जो होता है 2 तरह का होता है। एक तरंग होता है जब ये कण है, तरंग की दिशा और ये कण की दिशा, कण की गति, ये कण की गति और तरंग की दिशा, तरंग की दिशा, और ये है कण की गति, कण की गति। मतलब तरंग ऐसे ऐसे करते हुए कण गति भी करता है और तरंग आगे भी बढ़ता है। अगर दोनों समान हो तो इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अगर तरंग की दिशा इधर है और कण के गति की दिशा इस तरह से है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कण की गति की दिशा, तो इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग जो है क्यों ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। जब भी तरंग को ध्रुवित किया जाता है तो उसको जो है तरंग के जाने की दिशा, जो ध्रुवक होता है, पोलराइजर होता है, तरंग की दिशा के लंबवत रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? तरंग की दिशा के लंबवत। तो तरंग की दिशा के लंबवत इस तरह से रखेंगे, तब जो है यहाँ पर जो कण है, यहाँ पर ये तरंग के लंबवत अगर गति करेगा तो ये इसका ध्रुवन होगा। अगर ये इस तरह से गति करेगा, इस तरह से गति करेगा, ये जो है, ये इसका जो है, ये ध्रुवक जो है इसको ध्रुवित नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो यहाँ पर कण की गति है इस तरह से है और यहाँ पर जो कण की गति है इस तरह से है। तो यहाँ पर जब इस तरह से गति रहेगा तो इसका ध्रुवन होगा और इसका जो है ध्रुवन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है तरंग की दिशा में गति करता है। इसी वजह से जो है अनुदैर्ध्य तरंग जो है इसको ध्रुवित नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जो है इसको तो ये समझना था, तो ये समझ लिए। अब इसका जो है लिखेंगे कि जो प्रश्न जो इसका जो अगर बोर्ड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तरंग को ध्रुवित होने के लिए, तरंग को ध्रुवित होने के लिए ध्रुवित होने के लिए कण की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत होना चाहिए, लेकिन अनुदैर्ध्य या क्षैतिज तरंग में कण की दिशा और तरंग की दिशा दोनों समान होता है। इसीलिए
इसीलिए अनुदैर्ध्य तरंग या क्षैतिज तरंग ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका इस तरह से इसको लिख लेना है, तो इसमें 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण के 2 आवश्यक शर्त को लिखें। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रकाश के व्यतिकरण के 2 आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। दोनों प्रकाश स्रोत या तरंग कला संबंध होना चाहिए, अर्थात समय के साथ कलांतर नियत होना चाहिए। तो ऐसा दोनों समय के साथ अगर कलांतर नियत है तो उसको बोलते हैं कला संबंध स्रोत। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है, दोनों प्रकाश स्रोत से एक ही तरंग दैर्ध्य, मतलब समान तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति और समान आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित होना चाहिए। ये हुआ दूसरा शर्त। तीसरा, दोनों प्रकाश स्रोत का आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। तो इसमें 3 में से कोई भी 2 लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है व्यतिकरण का आवश्यक शर्त है। चलो इसको कॉपी कर लो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण को रचनात्मक व्यतिकरण भी कहते हैं के 2 आवश्यक शर्त लिखे। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। समपोषी व्यतिकरण के 2 आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। पहला है, समपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता का जो मान होता है, आई का जो मान होता है, वो महत्तम होता है। कितना होता है? महत्तम होता है। और उसके बाद रचनात्मक या समपोषी व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कलांतर का मान पाई का समगुणज, मतलब 2n पाई, n का मान 1 2 3 4 5 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, समगुणज होना चाहिए। ठीक है, और अगर तीसरा लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि रचनात्मक या समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो डेल्टा x का मान होता है का मान λ/2 का समगुणज होता है। किसका? λ/2 का समगुणज होता है। ये तीसरा हम लिख सकते हैं। ये तीनों शर्त होता है किसके लिए? समपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण के लिए। ठीक है, और जो है अगर इसी में जो है अगर यहाँ पर समपोषी के जगह पर विनाशी रहता तो विनाशी के लिए क्या हो जाता? तो यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता का मान यहाँ महत्तम के जगह न्यूनतम हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर कलांतर के बीच पाई का समगुणज ना होकर के विषम गुणज हो जाता। और यहाँ पर रचनात्मक विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो है λ/2 का विषम गुणज हो जाता। बस यही है विनाशी व्यतिकरण, उसके लिए भी शर्त हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है समपोषी व्यतिकरण के लिए 2021 में, तो हो सकता है कि इस बार जो है विनाशी व्यतिकरण के लिए भी पूछ सकता है। तो बस इसमें जो है महत्तम के जगह न्यूनतम करना है, समगुणज के जगह
विषम गुणज करना है, यहाँ पर λ/2 के जगह पर विषम गुणज करना है, बस वही हो गया। बस इसका विपरीत लिख देना है तो वो हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे। इसका जो है एक पार्ट 2 भी आएगा। ये पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 में जो तरंग प्रकाश की में अभी जितना क्वेश्चन छूटा हुआ है वो पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें जो है सबको डील कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका अगला जो छूटा हुआ है उसको लेकर के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। अगर जो है चैनल, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है और अच्छा से अच्छा वीडियो लेके आए आपके लिए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।